हेलो हाय गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, दिस इज सीएस वेब चितलांगा एंड आप सबका स्वागत है कॉर्पोरेट फाइनेंस के ब्रांड न्यू लेक्चर में। इससे पहले कि आज का हम लोग लेक्चर स्टार्ट करें, हम लोग ने जो कल टेस्ट लिया था उस टेस्ट का आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं एक बार फटाक से। आपका टोटल टेस्ट जहां तक मेरा कैलकुलेशन में आया 38 मार्क्स का था, 25 क्वेश्चंस 38 मार्क्स, ठीक है, क्योंकि जहां मल्टीपल आंसर्स थे वहां पे मल्टीपल मार्क्स दिए गए आपको। नाउ एक बार हम जल्दी जल्दी आपको बता रहे, मार्किंग स्कीम बता रहे, उस हिसाब से सब चेक कर लेना। पहला आंसर वाज सेबी को कितना टाइम मिलता है फॉर ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, द आंसर इज 30 डेज। दूसरा वाज ऑल्टरनेट बुक बिल्डिंग प्रोसेस का एलोकेशन क्या है, तो इन दैट केस द एलोकेशन वाज QIBs मिनिमम 75%, HNIs maximum 15%, RIIs maximum 10%। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर IPO, अच्छा ये अगर तीनों सही लिखे हो तो 3, अगर उसमें से मिनिमम मैक्सिमम कुछ भी गड़बड़ है पूरा जीरो इन द सेंस दैट अगर मान लो QIB में आपने लिख दिया मैक्सिमम 75% तो उसका एक मार्क कट हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो पूरा मैक्सिमम मिनिमम सही होना चाहिए और परसेंटेज नंबर सही होना चाहिए, तभी 3 मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी फॉर IPO, नेट टैंजिबल एसेट 3 crores इन ईच ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। अगर आपने ईच नहीं लिखा है आधा मार्क्स कट हो जाएगा, ठीक है। नेटवर्थ 1 crore इन ईच ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15 crore एवरेज इन द 3 फाइनेंशियल ईयर्स विथ प्रॉफिट इन एवरी ईयर। ये पूरा अगर आपने लिखा है ईच विथ प्रॉफिट इन एवरी ईयर तब 3 मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज जो चीज मिस हुआ है आधा मार्क्स काटते जाओ उसका, ठीक है। नेक्स्ट है सेबी ICDR रेगुलेशंस का फुल फॉर्म। एस के लिए हाफ मार्क्स कटेगा, रेगुलेशंस होते हैं, तो अगर आपने 2 बार एस छोड़ा तो हम आधा मार्क्स काटे हैं। 1 मार्क का ही था, किसको नहीं, बाकी सबको हम एक ही दिए, तो अपने काट के लाए। 1 मार्क था इसका, बाकी जिन्होंने सही लिखा उनको एक ही दिया। अभी ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का है वन। चलो, तो सेबी ICDR रेगुलेशंस का फुल फॉर्म है सेबी, आई वुड हैव प्रेफर्ड अगर आपने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लिखा होता, बट हम उसके लिए मार्क्स नहीं काटे हैं किसी का भी। इसका नाम है सेबी इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशंस 2018। एक ही रेगुलेशन नहीं है, एक सेट ऑफ रेगुलेशंस है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आता है इसका पूरा 1 मार्क है, अगर आपने 2 मिस्टेक किया तो आधा मार्क्स, उससे ज्यादा कुछ भी है तो 0। उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि प्रमोटर कंट्रीब्यूशन पहले आ चुका होता तो कौन सा डॉक्यूमेंट देना होता है, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट देना होता है दिखाने के लिए कि आपने खर्चा कहाँ क्या किया था। लिखा है तो 1 मार्क, नहीं लिखा है तो 0। फिर आगे आता है प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन के हेल्पर्स 5 थे, AIF, FVCI, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंश्योरेंस कंपनीज। 5 लिखे हो तो 5 मार्क्स मिलेगा। ये जो वर्ड्स हम बोले उसके अलावा कुछ भी लिखे हो तो आधा मार्क्स काट लेना, ठीक है। बैंकिंग कंपनी लिखे हो 0, नहीं आधा दिया उसमें, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का आधा है, हाँ तो नाम होता है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, हर कमर्शियल बैंक को अलाउ नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट वाज कितने शेयर्स वो OFS में दे सकता है, द आंसर इज 55%। केवल 2 का ही आया, सोनल एंड नायना का, फेस टू फेस वालों में। ऑनलाइन वालों में कितने लोगों का आया 55 बताना जरा। फिर उसके बाद था समथिंग जिसका आंसर है 18। इश्यू ऑफ वॉरेंट्स का टेन्योर कितना होता है, तो 18 मंथ्स है। उसके बाद वह था समथिंग लॉक इन ऑफ द एंटायर प्री इशू कैपिटल, जिसका आंसर है 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। इसमें आपने अगर फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट नहीं भी लिखा है तो भी हम मार्क्स नहीं काटे हैं। मेरे को अब रियलाइज हो रहा है काटना चाहिए था आधा मार्क्स, तुम 1 ईयर लिखा है फॉर सम। हाँ क्या, हाँ मेरे को बाकी लोगों का काटना चाहिए था बट हमको याद ही नहीं रहा। चलो नेक्स्ट, उसके बाद रेंज था आपका फ्लोर प्राइस कैप प्राइस का 105% टू 120%। हाँ क्या प्री 6 months के लिए लॉक इन होता है, तुम जान मानी रहा कुछ ही था 18, तो हाफ मार्क मिला ना उसका। चलो, तो 105% टू 120%, दोनों सही लिखे हो तो 1, नहीं तो हाफ, एक गलत लिखा तो हाफ। हाँ ओ हाँ, दोनों गलत हो तो 0 होना चाहिए एक्चुअली, तो कौन सा सही है, 20% ऑफ कैप प्राइस। एक और बार ऐसा बकवास किया मेरे बीच में, देख, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाज कि मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो, तो ऊपर वाले का एक ही आंसर है 105% टू 120%। नेक्स्ट, आप मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो, दैट इज 10% ऑफ फ्लोर प्राइस।
अगर आपने 10% ऑफ इशू साइज, इशू प्राइस लिखा है तो हम आधा मार्क्स काट देंगे। पूरा आंसर है 10% ऑफ फ्लोर प्राइस, तभी 1 मार्क मिलेगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, जानो पढ़ रहे हो ना? चलो इधर आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या था? यस आंसर है। अच्छा हाँ, कि अगर मान लो 5000 करोड़ का है, आपने क्या बोलते हैं जो 10% लिया था तो उसको आपको बढ़ा के 25% क्या करना है, तो विद इन 3 इयर्स। ठीक है, वो पहले अपना वहां चेक कर ले, बाद में देखना, वो देख ले। ठीक है, नेक्स्ट एंकर इन्वेस्टर्स, तो 60% ऑफ QIB पोर्शन, QIB एलोकेशन जो भी आपने लिखा है 1 मार्क का है। नेक्स्ट, किसी ने तो ये पूरा ही का पूरा गलत कर दिया, एकदम उल्टा लिखा है। चलो अब यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट वाला वर्स कि अगर मान लो आप रिजर्वेशन रखते हो किसी के लिए, तो कौन से लोगों को अलाउड है कि वो रिजर्वेशन कैटेगरी या नेट ऑफर कैटेगरी में भी करे, तो एम्प्लॉइज ऑफ द इशुअर एंड शेयर होल्डर्स ऑफ इशुअर होल्डिंग एंड सब्सिडियरी, इन लोगों को अलाउड है। तुम भी उल्टा लिखा है, हाँ, तो ये सही लिखे हो तो 2 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, मतलब 4 लोग हैं ना, एम्प्लॉइज ऑफ द इशुअर, शेयर होल्डर्स ऑफ द इशुअर, शेयर होल्डर्स ऑफ द होल्डिंग, शेयर होल्डर्स ऑफ द सब्सिडियरी, तो सबका आधा आधा मार्क्स है। 32 कर दे रहे हैं, देखो कैसे पता हम काउंट नहीं किए, टोटल की है। ओके ठीक, कर दे रहे, कर दे, ठीक है। ठीक है, इसका 2 मार्क्स होगा। नेक्स्ट है हु इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल, इट्स द लीड मैनेजर नॉट मर्चेंट बैंकर। डिफरेंस है, एक CS और एक सेक्रेटरियल ऑडिटर में डिफरेंस होता है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंड रेजोल्यूशन प्रोफेशनल में डिफरेंस होता है, वैसे ही मर्चेंट बैंकर एंड लीड मैनेजर में डिफरेंस है, तो लीड मैनेजर विल बी द आंसर, 1 मार्क का है। नेक्स्ट है, आप मॉनिटरिंग एजेंसी कब अपॉइंट करते हो, इफ द इशू साइज, तो कॉपी, if the issue size is more than 100 crores excluding OFS, तो मेजर लोगों ने एक्सक्लूडिंग OFS छोड़ दिया तो उसका आधा मार्क्स कटेगा, 100 करोड़ का आधा मार्क्स है, पूरा लिखा है तो 1 मार्क। BRLM लिखा है, BRLM बुक रनिंग लीड मैनेजर, ठीक है, दे दो मार्क्स। फेस वैल्यू लिखा है तो फेस वैल्यू लिखने से कुछ नहीं होता, फेस वैल्यू कहाँ पे लिखा है वो भी नहीं समझा, नहीं 100 करोड़ फेस वैल्यू इज 100 करोड़ नहीं, इशू साइज एंड फेस वैल्यू वेरी डिफरेंट, रॉन्ग आंसर हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट वाज दिस, सेल्फ प्रोस्पेक्टस के कितने दिन के अंदर अंदर आपको स्टार्ट कर देना है, आंसर इज विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस है या इशू ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय सेबी है, इशू ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय सेबी है, एंड द ओनली पर्सन रोट दिस वाज फरदीन, तो बाकी सबको हम एक एक दिए, फरदीन को 2 मार्क्स मिला है इशू ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखना। ठीक है, तो इसका अगर आपने 3 मंथ्स लिखा है तो उसका 1 मार्क है, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ सेबी लिखा है तो उसका 1 मार्क है। 100 क्वेश्चन में 10% ऑफ फेस वैल्यू नहीं, गलत है, 10% ऑफ फ्लोर प्राइस है ना, योर आंसर इज पूरा ही गलत। 10% ऑफ फेस वैल्यू को अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो तो आप इशू अपने साइज ये शेयर्स को इशू कर रहे हो एट डिस्काउंट विच इज नॉट अलाउड। इशू टू पब्लिक लिखा है तो नेहा क्वेश्चन कौन सा है वो तो बता, क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन का बात कर रही है। ठीक है, उसके बाद था आपका जो लॉट है, लॉट का साइज क्या होना चाहिए, तो 10,000 to 15,000, वेरी सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट था रिफंड कितने दिन के अंदर होना चाहिए, तो 4 डेज, अब वो डिपेंड करता है 4 डेज क्या चीज से है, तो 4 डेज लिखा है तो काफी है, 1 मार्क का ये सब। फिर नेक्स्ट डे है आपका पोस्ट इश्यू एडवर्टाइजमेंट कितने दिन में होना चाहिए, उसमें लिखना पड़ेगा 10 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, 1 मार्क का ये, नहीं हम 1 ही देंगे क्योंकि 1 से ज्यादा लोगों ने लिखा है फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, तो 10 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट का आपका जो होता है दैट इज द करेक्ट आंसर, पूरा लिखे तो 1 मार्क, केवल 10 डेज लिखे हो तो आधा मार्क। नेक्स्ट है ग्रीवांस कितने % का डिड्रेस हो जाना चाहिए, तो 95% इज द आंसर, 1 मार्क मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट है मार्केट कैपिटलाइजेशन फॉर FPO ना, FPO फास्ट ट्रैक FPO, फास्ट ट्रैक FPO का मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो अगर आप नॉर्मल इशू कर रहे हो पब्लिक को देन दैट शुड बी 1000 करोड़ से ऊपर, एंड अगर आप राइट्स इशू कर रहे हो तो 250 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। पूरा सही लिखे हो 2 मार्क्स, एक सही लिखे हो 1 मार्क, छोटा सा मिस्टेक है हाफ मार्क काट लेना। ठीक है, यू गॉट द मीनिंग। 11th क्वेश्चन में पब्लिक लिखा है तो 10% ऑफ इशू टू, नहीं द आंसर इज 10% ऑफ फ्लोर प्राइस, उसके अलावा कुछ भी लिखा है तो गलत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 23, एग्जिट अपॉर्चुनिटी कब देना होता है? 10% ऑफ शेयर होल्डर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग शुड हैव वोटेड अगेंस्ट। मेजर लोगों ने प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं लिखा। डिसेंटिंग मतलब प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए। नहीं, हमको प्रेजेंट एंड वोटिंग चाहिए था। नहीं, नो नो। अच्छा, तो हमको बोलना पड़ेगा। नहीं, 10% ऑफ शेयर होल्डर्स। हाँ, तो अगर मन से लिखने बोले तब तो लिखना ही चाहिए था प्रेजेंट एंड वोटिंग, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नहीं मिलेगा, प्रेजेंट वोटिंग नहीं लिखा है तो आधा मार्क्स काटेंगे बस, क्योंकि तो कुछ भी लिखा है, मेरे को समझा भी नहीं क्या लिखा है। ऑथराइज टू डू सो, डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स का अथॉरिटी लेते हम लोग, क्या बोले तो मन से गलत लिखा है। हाँ, तो 10% कुछ भी नहीं होता ऐसा। चलो ठीक है, तो अगर पहला एस्पेक्ट है 10%, दूसरा है प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। तो 10% लोगों ने डिसेंट किया, जो लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग थे उनमें से दोनों पॉइंट्स है तो 1 मार्क मिलेगा, नहीं तो आधा आधा मार्क्स मिलेगा। हाँ, तो अगेंस्ट में मेरे को प्रेजेंट वोटिंग पढ़ने का मन था, तो -2 करना भूल गए हम, जहां तक मेरे को याद आया, और तेरा भी -2 करना भूल गए हम। हाँ, नीचे वाले में आ रहे अभी हम, नीचे वाले में। और सेकंड वाला जो उसका पॉइंट है वो ये है कि आपने जो भी इशू का प्रोसीड था उसमें से लेस देन 75 यूटिलाइज किया है, या मोर देन 25% इज येट टू बी यूज्ड, ठीक है। दोनों में से कुछ भी, वो पॉइंट मेरे तक पहुंच जाना चाहिए था। जिसका पहुंचा उसको मार्क मिला है उसमें, जिसका नहीं पहुंचा उसका कटा है। देखा, केवल 25 लिखने से क्या होगा? मोर देन 25% ऑफ क्लॉजेस टू बी चेंज्ड इन मीटिंग आर डिफरेंट। क्या इसका मीनिंग और हम जो बोले उसका मीनिंग सेम है? नहीं, हमको नहीं समझना है, टीचर बैठ के वहां जो। अच्छा ठीक है, एंड हाफ। चलो ठीक है। उसके बाद इसमें तो बेसिकली अगर पूरा सही है तो 2 मार्क्स, नहीं है तो आधा आधा, और अगर गलत 2 से ज्यादा गलती है तो 0 दे देना खुद को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 24 आवर्स। 24 आवर्स था आपको प्रमोटर का इसने लिखा 12 महीने तो 75 वोटेड अगेंस्ट इन द मीटिंग लिखा तो, हाँ वोटेड अगेंस्ट, प्रेजेंट एंड वोटेड अगेंस्ट, या फिर वोटेड अगेंस्ट इन द मीटिंग चलेगा, अलाउड है। 10% डिसेंटिंग लिखा है, केवल आधा मार्क्स मिलेगा। आई वांटेड टू सी प्रेजेंट एंड वोटिंग, बस। आई एम द एग्जामिनर, नो। तेरा 2 माइनस करे, हाँ गुड बॉय। चलो, 1 डे लिखा है, 1 डे नहीं होता है, 24 आवर्स मतलब 24 आवर्स होता है। 1 डे लिखा है, 0 मिलेगा। 75% भी तो लिखना था, तो सेकंड पॉइंट बताया ना, ठीक है। सो 24 आवर्स होता है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 24 आवर्स एंड 1 डे, ठीक है। सो 24 आवर्स लिखना है आपको। एंड द लास्ट वाज द एलोकेशन, मतलब एप्लीकेशन लिमिट, एप्लीकेशन का कितना साइज हो सकता है। तो RIIs के लिए अप टू 2 lakhs है, 2 lakhs नहीं है, बिकॉज इफ यू राइट जस्ट 2 lakhs इट मीन्स RII केवल 2 लाख का कर सकता है, ना कम ना ज्यादा, तो इट हैज टू बी अप टू 2 lakhs। एंड HNIs के केस में 2 लाख से 10 लाख तक आपका पहला कैटेगरी होता है, एंड अबव 10 लाख दूसरा कैटेगरी होता है। 1/3 आप पहले कैटेगरी के लिए रिजर्व करते हो और 2/3 आप सेकंड कैटेगरी के लिए रिजर्व करते हो। इसमें पता नहीं क्या रद्दी सा लिखा है, हाँ ये टोटल 38 मार्क्स का था, 2 मार्क्स का है लास्ट वाला। ओ हाँ, 3 मार्क्स का, राइट, लास्ट वाला 3 मार्क्स है। एक मिला है, नहीं मिलेगा एक एक्स्ट्रा, इधर आ दिखाते हम तेरे। RII में क्या लिखना था? 2 lakhs लिखना था, हाँ हाँ, तो आधा मिला RII में। HNI में क्या लिखना था? और उसको 1/3 एलोकेट होगा, ये कौन लिखेगा? हाँ, तो आधा मार्क्स ही मिलेगा, ठीक है। आधा प्लस आधा 1, हाँ तो वो तो पूरा 1 कट गया, और ये दोनों भी सही पूरा नहीं लिखा हुआ है। अप टू 2 lakhs की जगह 2 lakhs लिखा तो आधा काटेंगे हम, और 2 to 10 lakhs में 1/3 नहीं लिखा है, उसका आधा काटेंगे। हाँ ठीक है, कूल। मैंने भी 1 डे लिखा है, 9 मार्क्स। क्या डिफरेंस होता है सर 2 आवर्स और 1 डे में? इफ आई से 24 आवर्स, तो अभी अगर 3 बजे ट्रांजैक्शन हुआ है तो कल 3 बजे के पहले हो जाना चाहिए, दैट इज 24 आवर्स। 1 डे बोलते हैं तो कल का पूरा दिन कैलकुलेट हो, ये डिफरेंस होता है, ठीक है। इनका डाउट्स पहले कर, मैंने भी 1 डे लिखा है, गलत है, गलत है। 33.5 आए, वेरी गुड नेहा। 31 आए, वेरी गुड अजय।
ईशान और बाकी लोग जो है कितना है? सांची स्तूपा कहाँ है? अच्छा ठीक है। चाइना, धीरज, ईशान, आप लोगों को कितना है? बताओ मार्क्स अपना अभी के अभी। और जो चेक किए हो उसका फोटो खींच के भेजना तो जरा हम भी देखें कैसा चेक किए हो। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर ले। अप टू 25%, अप टू 2 लाख कौन लिखा? मैं एप्लीकेशन साइज बोल, नहीं हम एप्लीकेशन उसके बाद एलोकेशन ऑफ 10। ठीक है, यहाँ से कितना? एक कम है। आपके में इसको महाबलेश्वर जाने दो। हाँ काउंट कर रहे हैं। क्या देखें हम? हाँ कौन सा कंडीशन? डिस्काउंट पूछे थे हम, रिजर्वेशन नहीं पूछे थे पगला। हाँ 3, हाँ बोलो। 336 बहुत घूम के आइए तुम, छुट्टी जब मना के दिखा मेरे को। ओ अच्छा वो तो हम बात कर लेंगे। हाँ रुक ना, हम कर रहे 336 + 5 11 12 13। अच्छा ये हम नहीं गिने। 24 and the amount collected shall utilize for less than 75% of for that purpose। हम 13 ये था जो हम 2 बार पढ़े थे और 2 बार में मेरे को क्लियर नहीं हुआ। कोई एग्जामिनर इतना टाइम नहीं देगा, समझ? ठीक है ओके कूल। तो ईशान 32, अजय 31, नेहा 33.5। मेरा लेक्चर कल का मिस हो गया था तो आज लेक्चर में बैठा क्यों? पहले कल का लेक्चर देख उसके बाद बैठना आज के लेक्चर में। बट अब तो आंसर सुन लिया तो कोई पॉइंट नहीं है, वेस्ट हो गया पूरा। एंड शाइना मार्क्स, आपका मार्क्स अभी तक आया नहीं है। चलिए एनीबडी हुज फेल्ड, कितना होता फेल? 3.8 का 6 12 4 15.2, बेसिकली 15 मान के चलते अपने। ठीक है, एवरीबडी हैज पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स, तो वेरी प्राउड ऑफ यू गाइज। प्लीज ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चों आप लोग भी सब पास ही हुए आई गेस। फरदीन का नहीं आएगा तो देगा, तो फरदीन पार्टी देगा अब। हाँ ए चतुर, आज से इसको क्लास में ना चतुर रामलिंगम बुलाना सब लोग, ठीक है? करेक्ट, हाँ चाहिए, सही बात है। तो यहां क्यों बैठ गए हो? कौन सा आधा मार्क्स? -2 करे तेरा? मेरी मर्जी, मार टेस्ट, मार रूल्स। गुड बाय। चलिए हो गया, शुरू करें। आप पढ़ाओ और मार्क्स नहीं आए, ऐसा कैसे हो सकता है? ओहो हो, वेरी नाइस। तो इसके पहले वाले टेस्ट में भी हम ही पढ़ाए थे ना, जब इसके पहले वाले टेस्ट का टेस्ट लिए थे तब उस समय क्या हो गया था सबको? है ना? चलो चलो फिर शुरू करते हैं हम लोग आज का डिस्कशन। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो होने वाला है राइट्स इशू के ऊपर। ठीक है, नाउ इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, सब लोग अपने टेस्ट के सदमे या टेस्ट की खुशी से बाहर निकलो और हम लोग यहाँ पे पढ़ाई पे फोकस करते हैं। नाउ हम लोगों ने जब अपना आईसीडीआर रेगुलेशन स्टार्ट किया था तो वी हैड सीन दैट द आईसीडीआर रेगुलेशंस अप्लाई टू एटलीस्ट आई थिंक 8-9 टाइप्स ऑफ इश्यूज, जिसमें अपने सिलेबस में 5 इशू थे। आईपीओ, एफपीओ, राइट्स, प्रेफरेंशियल एंड क्यूआईपी, ये 5 अपने को पढ़ना था। आईपीओ और एफपीओ मेजरली हमारा कंप्लीट हो गया और वो सबसे मेजर टॉपिक होता है। क्यों? बिकॉज वहां पे एक कंपनी जा रही है अपने
शेयर्स को लेके पब्लिक के पास, पब्लिक को बोल रही है तुम मेरी कंपनी है पैसा दो, तो ऑब्वियस की बात है अगर पब्लिक से आप पैसा उठाने की कोशिश कर रहे हो तो सेबी और ज्यादा चौकन्ना रहेगी, बिकॉज पब्लिक इंटरेस्ट वहां पे अफेक्ट होगा। तो सेबी बोला कि हम इसके ऊपर और ज्यादा रेगुलेशंस बनाएंगे। ठीक है, अब जो आज हम लोग इशू स्टार्ट करने वाले ना, इट्स नोन एज राइट इशू। नाउ व्हाट इज अ राइट इशू? और अगर 50 करोड़ से नीचे हुआ तो आते आते उस पर। ठीक है, चलो नाउ राइट्स इशू इन जनरल क्या होता है? आईसीडीआर अप्लाई होता है, ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट अप्लाई नहीं। ठीक है, सुनो अब होता क्या है। मान लो मेरी एक कंपनी थी यस एकेडमी। ठीक है, अब यस एकेडमी में पहले जब पब्लिक इशू हुआ तो इन 5 लोगों ने शेयर्स खरीदे, 5 ने 20 शेयर्स खरीदे, तो आज इन लोग की होल्डिंग यस एकेडमी में कितना है? 20% है 5 का। अब यस एकेडमी को और ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ी, अब कैपिटल की जरूरत पड़ी तो हम वापस जाएंगे बाहर शेयर्स उठाने के लिए। कंपनी को किससे, अच्छा यस एकेडमी को किससे मतलब है? पैसे से मतलब है। पैसे कहीं से भी आए हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें पैसे से मतलब है। ठीक है, शेयर होल्डर्स को क्या चीज से मतलब है? शेयर होल्डर्स को अपने कंट्रोल से मतलब है। ठीक है, कि उनके पास कितना कंट्रोल है कंपनी का। अब जब फर्स्ट टाइम आईपीओ आया था इन लोगों ने 20-20 रुपए लगाए थे, तो इनका 20-20% कंट्रोल है कंपनी में। ठीक है, मान लो 100 शेयर्स ही थे। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम जब वापस आईपीओ आ रहा है ना, तो हम वापस से 100 शेयर्स लेके आ रहे हैं। अब इन दिस केस हम क्या कर रहे हैं, अपना जो 100 शेयर्स है वो पब्लिक को बांट दे रहे हैं, और पब्लिक में से इन तीनों ने मिलके 33 शेयर्स ले लिए। अब जब इन तीनों ने 33 शेयर्स ले लिए, तो उस चक्कर में क्या हुआ, ये जो पहले मेरे 20% वाले शेयर होल्डर्स थे उनका होल्डिंग कम हो गया। ठीक है, तो इन शेयर होल्डर्स का क्या बोलना था, इनका बोलना था देखो कंपनी तुमको पैसा चाहिए ना, तुमको एक्स्ट्रा कैपिटल चाहिए ना, तुमको हम देंगे ना कैपिटल, तुम आके मेरे को तो बोलो कैपिटल देने के लिए, मेरे को अपना कंट्रोल बचा के रखना है, मेरे को अपना शेयर होल्डिंग डाइल्यूट नहीं करना है, तुमको कैपिटल चाहिए तुम मेरे पास आओ, हम यहां खड़े हैं, हम तुमको देंगे पैसा। अगर हम पैसा नहीं दे पा रहे तब तुम पब्लिक के पास जाओ ना, तब तुम मेरा शेयर होल्डिंग डाइल्यूट करो। तो ये पूरा राइट्स इशू का कॉन्सेप्ट बनाया गया है टू प्रोटेक्ट द शेयर होल्डर्स का होल्डिंग इन अ कंपनी। अगर कोई कंपनी ऐसी होती है जिसको कैपिटल चाहिए होता है, तो हम लोगों ने पूरा एक सिस्टम बना दिया कि तुम चाहो तो अपने पुराने शेयर होल्डर्स के पास ही जाओ। इससे दोनों का बराबर का फायदा होता है। क्या? कंपनी का फायदा होता है कि कंपनी को कैपिटल मिल जाता है। ठीक है, और शेयर होल्डर्स का फायदा क्या होता है कि उन्हें एक मौका मिल जाता है अपना शेयर होल्डिंग बचा के रखने का। अच्छा, अगर मान लो मेरा वो जो 100 शेयर्स हम एक्स्ट्रा दे रहे थे वो इन 5 को ही देते, ठीक है, तो ऐसा तो हम नहीं करते ना कि जतिन को 50 शेयर्स और बाकी 10 को 12-12 शेयर्स, वैसे तो हम नहीं करते, हम सबको इक्वल प्रोरेटा बेसिस में ही देते, तो इवेंचुअली आगे जाके इनकी होल्डिंग तो सेम ही रहती, तो इनके होल्डिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता। द एंटायर ऑब्जेक्टिव ऑफ राइट इशू इज टू एंश्योर कि कंपनी के पास एक्स्ट्रा कैपिटल भी आ जाए एंड एट द सेम टाइम आपकी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है उनकी होल्डिंग ऊपर नीचे ना हो। समझ में आया सबको? ठीक है, बट अब एक बात बताओ, अगर मान लो कंपनी को कैपिटल चाहिए, कंपनी ने इनको राइट्स इशू किया, तो क्या हम कंपलसरी बना सकते हैं इनको कि देखो तुम ले लो, तुमको शेयर्स लेने ही पड़ेंगे क्योंकि शेयर होल्डिंग हमें बना के रखना है? कैन आई मेक इट कंपलसरी ऑन देम? नो। व्हाई? हो सकता है इन्हें लेने का मन नहीं, हो सकता है दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट मोर इन योर कंपनी, हो सकता है दे डोंट हैव द मनी टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी, राइट? तो ये हमेशा एक ऑप्शन होता है जो आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देते हो, बट इट्स नेवर एन ऑब्लिगेशन। कभी भी ये ऑब्लिगेशन नहीं होता कि आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स खरीदनी ही है। तो फिर आप बोलोगे कि सर लेकिन यहां पे अगर आप इसको ऑब्लिगेशन नहीं बनाओ तो मेरे शेयर होल्डर्स का कंट्रोल तो डाइल्यूट होने की चांसेस अभी भी है ना। अगर मान लो हम इन 5 को दिए राइट इशू और ये 5 ने एक्सरसाइज नहीं किया, कंपनी को तो कैपिटल चाहिए, तब तो कंपनी जाएगी ना पब्लिक के पास, तब तो इनका शेयर होल्डिंग डाइल्यूट हो रहा है, होगा, बट यहां पे ये आके कंपनी पे उंगली नहीं उठा पाएंगे कि तुमने मेरे को मौका नहीं दिया। कंपनी ने तो तुमको मौका दिया था ना अपना शेयर होल्डिंग को कंट्रोल करके रखने का, अपना शेयर होल्डिंग मेंटेन करके रखने का। यू डिडंट एक्सरसाइज दैट अपॉर्चुनिटी, इज योर प्रॉब्लम, राइट? नाउ दिस इज नॉट द कंपनीज प्रॉब्लम। कंपनी ने आपको मौका दिया, आपने एक्सरसाइज नहीं किया, तो अब आके आप कंपनी को नहीं बोल सकते हो। तो एक चीज याद रखना, राइट्स इश्यूज आर नेवर मैंडेटरी। मतलब कभी ऐसा नहीं होता है कि शेयर होल्डर्स को अगर राइट्स मिला है तो उन्हें वो शेयर्स खरीदने ही पड़ेंगे। इट्स ऑलवेज एन ऑप्शन, ठीक है? अगर शेयर होल्डर्स चाहे तो वो अपनी राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं, मतलब वो शेयर्स खरीद सकते हैं। अगर वो चाहे कि नहीं हमें अब इस कंपनी से कोई वास्ता नहीं है, मेरे पास जितना इन्वेस्टमेंट किया गया मेरे को उतना ही चाहिए, तो वो उस कंपनी में अपने शेयर्स को रिनाउंस कर सकते, रिजेक्ट कर सकते राइट इशू को। या तीसरा ऑप्शन है, आप अपने शेयर के अपने राइट्स को रिनाउंस कर सकते किसी और के फेवर में। सो फॉर एग्जांपल, अगेन इन 5 को राइट्स इशू किया मैंने, ठीक है? श्रीकांत ने बोला कि नहीं मेरे को शेयर्स खरीदने नहीं है, मेरे को ये जो राइट है अपना वो रिनाउंस करना है। तो क्या ये ऑप्शन श्रीकांत को मिलेगा रिनाउंस करने का? मिलेगा। क्यों? श्रीकांत बीइंग अ शेयर होल्डर खुद से बोल रहा है कि मेरे को किसी और को शेयर्स दिलवाने हैं, तो उसको कोई फर्क पड़ रहा है क्या? वो बाद में आके कंपनी को क्वेश्चन कर सकता है क्या? उसकी होल्डिंग ऊपर नीचे होगी बट वो उसका चॉइस है, राइट?
कंपनी को कोई फर्क पड़ रहा है क्या कि श्रीकांत से पैसा है या किसी और से है? कंपनी को भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो तीसरा ऑप्शन जो मिलता है शेयर होल्डर्स को वो होता है रिनाउंस करने का। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर राइट इशू का आपको राइट मिला है तो क्या जरूरी है कि रिनाउंसिएशन जो होगा वो भी एक शेयर होल्डर के फेवर में ही हो? मतलब क्या ऐसा मैंडेटरी है कि श्रीकांत जब अपना राइट रिनाउंस करेगा तो वो इन बचे हुए शेयर होल्डर्स के फेवर में ही करे या किसी भी इंसान के फेवर में कर दे? तो द आंसर इज किसी के इंसान में भी। तो अगर श्रीकांत का मन किया तो वो अपने राइट्स को रिनाउंस करता है सोनल के फेवर में, कर सकता है ना, ठीक है। कोई उससे क्वेश्चन कर सकता है क्या? नहीं, वो उसका चॉइस है, मतलब जो भी रीजन से वो कर रहा है वो कर सकता है रिनाउंस, ठीक है। और फिर सोनल जाके उसको अपने राइट्स को वो कर लेगी, क्या कर लेगी, एक्सरसाइज कर लेगी। समझ में आया? तो कभी भी किसी शेयर होल्डर को अगर राइट इशू किया जाता है उसका इंटेंशन होता है टू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द शेयर होल्डर टू मेंटेन देयर शेयर होल्डिंग इन द कंपनी। इट इज अ राइट बट इट इज नॉट एन obligation. The shareholder who gets the right issue can either accept it या exercise it or reject it or renounce their right in favor of a third person who may or may not be an existing shareholder. समझ में आया सबको राइट इशू क्यों करते हैं अपने? ठीक है, समझ में आया? ओके, चलिए अब एक बात बताओ, is right issue a form of FPO? Is right issue a form of FPO? How? लिस्टेड कंपनी है, एफपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या आप ऑफर पब्लिक को कर रहे हो क्या? तो राइट इशू इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एफपीओ, इट्स अ फॉर्म ऑफ फर्दर इशू। इट्स नॉट फर्दर पब्लिक ऑफर, इट्स फर्दर इशू। समझ में आया? तो अब होता क्या है, देखो मान लो दिस इज अ कंपनी, ठीक है। कंपनी ने पहले आईपीओ कर लिया, कंपनी ने शेयर बेच के अपना कैपिटल जो है वो उठा लिया, ठीक है। अब कंपनी वांट्स आगे जाके कि मेरे को और शेयर्स खरीद चाहिए, मतलब और शेयर्स इशू करना है, मेरे को और इन्वेस्टमेंट चाहिए लोगों का। तो कंपनी के पास तीन, पहला रूट होता है कंपनी अपने पुराने शेयर होल्डर्स के पास जाएगी और उनको बोलेगी कि देखो मुझे और शेयर्स बेचने हैं, तुम लोग इंटरेस्टेड हो तो खरीद लो। उसको क्या बोलते हैं अपने? राइट इशू, ठीक है। दूसरा होता है कंपनी जरूरी नहीं है कि अपने पुराने शेयर होल्डर्स के पास जाए, वो एक सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल के पास जाएगी। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम द कंपनी, ये 5 मेरे पुराने शेयर होल्डर्स थे, मैंने क्या किया, अगर केवल इन्हीं 5 को दिया ये ऑफर तो फिर दैट विल बिकम अ राइट इशू। बट अगर मान लो मैंने इनमें से 2 को दिया और इनमें से 2 को दिया, तो हम कुछ रैंडम लोगों को दे रहे हैं, कुछ शेयर होल्डर को दे रहे हैं, देन दैट बिकम्स अ प्रेफरेंशियल इशू, ठीक है। दैट बिकम्स अ प्रेफरेंशियल इशू। ये दूसरा मौका होता है। प्रेफरेंशियल इशू और राइट इशू में डिफरेंस क्या है? राइट इशू इज डन ओनली टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, नंबर 1। इट हैज टू बी डन टू ऑल द शेयर होल्डर्स, नंबर 2। कैन आई डू ऐसा कि हम केवल इन तीनों को राइट इशू करें, पीछे के 2 को नहीं करें राइट इशू? कर सकते हैं क्या हम ऐसा? क्यों? बिकॉज वो पीछे के 2 का फिर शेयर होल्डिंग ऊपर नीचे हो जाएगा, तो मेरा कोई ऑब्जेक्टिव, वो जो हम जिस ऑब्जेक्टिव से राइट इशू करते वो मीट हुआ क्या? नहीं हुआ। तो राइट इशू जब भी किया जाएगा हर शेयर होल्डर को किया जाता है, इंक्लूडिंग द प्रमोटर्स, ठीक है। मतलब जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं उन सबके फेवर में आप एक राइट क्रिएट करते ही हो, उन सबको मौका मिलता है। प्रेफरेंशियल इशू ऐसा नहीं होता। प्रेफरेंशियल इशू में मेरे को मन है, हम किसी इंसान को प्रेफरेंस देने वाले हैं। हो सकता है कि हम पब्लिक से 5 लोगों को उठाए, उन लोगों को इशू करें, या हो सकता है हम अपने शेयर होल्डर्स में से ही 5 लोगों को उठाए और उनको इशू करें। When you are making an issue to a selected group of people who may or may not be your shareholders, then that is known as a preferential issue. समझ में आया? और तीसरा इनके पास एक ऑप्शन होता है कि भाई किसी भी सिलेक्टेड आदमी को नहीं करना है, जैसे आईपीओ के टाइम पे पूरे पब्लिक के लिए खोल दिया था ना, जिसको मन चाहे जब मन चाहे आ जाओ, वैसे ही वापस से जाओ और पब्लिक के पास खोल दो, जिसको इन्वेस्ट करना आ जाएगा, देन दैट बिकम्स एन एफपीओ। समझ में आया? तो ये 3 प्राइमरी तरीके होते हैं जिससे कंपनी फर्दर कैपिटल रेज कर सकता है, और तीनों का अलग अलग यूटिलिटी होता है। आपने राइट इशू क्यों किया? क्योंकि आपको ये चीज, अच्छा तीनों के केस में कंपनी को क्या फर्क पड़ रहा है? कंपनी को पैसे से मतलब था, उसको राइट में भी पैसा मिल रहा है, प्रेफरेंशियल में भी पैसा मिल रहा है और एफपीओ में भी पैसा मिल रहा है, तो कंपनी को कोई खासा फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क किसको पड़ता है? फर्स्ट सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, क्योंकि उनकी होल्डिंग डाइल्यूट होगी, तो उसको कर्ब करने के लिए हम लोगों ने राइट इशू बनाया, ठीक है। अब कई बार कंपनी को ऐसा होता है कि कंपनी को अपने लॉयल्टी या अपने किसी XYZ रीजन की वजह से दे वांट टू सिलेक्ट फ्यू पीपल ओनली टू हैव शेयर्स इन द कंपनी, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर कई बार मान लो कुछ कंपनीज के उसमें लिखा होता है कि अगर आपका मान लो कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन रहा है, दे नीड टू हैव XYZ परसेंटेज होल्डिंग ऑफ योर कंपनी,
मान लो मेरे कंपनी के आर्टिकल से मैंने लिख दिया कि जिस भी डायरेक्टर को आप अपॉइंट करोगे एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, दे नीड टू हैव XYZ% होल्डिंग इन योर कंपनी। तो अगर मान लो मेरे को बहुत मन है कि श्रीकांत डायरेक्टर बने, तो पहले तो मेरे को उसको शेयर्स इशू करने पड़ेंगे ना, तभी वो मेरी कंपनी का डायरेक्टर बन पाएगा, राइट। तो कुछ भी रीजन हो जाता है, कॉन्ट्रैक्चुअल रीजन है, किसी भी रीजन की वजह से अगर आपको शेयर्स इशू करने टू अ सिलेक्ट फ्यू पीपल, तब वो प्रेफरेंशियल इशू हो जाएगा। एंड अगर आप रैंडमली पब्लिक में जैसे आईपीओ किए थे वैसे ही एफपीओ कर रहे हो, वैसे ही इशू कर रहे हो, देन दैट बिकम्स एन एफपीओ। अब एक बात बताओ, इनमें से शेयर होल्डर्स का होल्डिंग डाइल्यूट कहां कहां होता है? एफपीओ में होता है और प्रेफरेंशियल में भी होता है। आप लोग सब 5 लोग के पास 20-20 शेयर्स थे, मैंने प्रेफरेंशियल में इन तीनों को शेयर्स दे दिए 20-20, और नहीं होगा आपका? नहीं, वो शेयर होल्डर्स नहीं है, केवल आप 5 शेयर होल्डर्स है। तो प्रेफरेंशियल में भी होता है एफपीओ एंड प्रेफरेंशियल इशू, ये 2 टाइप के इश्यूज होते हैं जहां पे आपके शेयर होल्डर्स का, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, उनका होल्डिंग डाइल्यूट होता है। एंड इसीलिए इन दोनों के पहले आपको शेयर होल्डर्स का रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। क्यों? हम एक ऐसा कॉर्पोरेट एक्शन लेने जा रहे हैं जिससे मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का जो होल्डिंग है वो ऊपर नीचे होने वाला है। ऑब्वियस की बात है, मेरे को पुराने शेयर होल्डर से पूछना ही पड़ेगा ना, उनसे बिना पूछे उनकी ही कंपनी में हम और शेयर होल्डर्स बुला के ले आए। आप बोला अच्छा लगेगा आपके घर में आपसे बिना पूछे कोई और आके रहने लग जाए तो नहीं अच्छा लगता ना। तो वैसे ही आप जब शेयर होल्डर्स की ही कंपनी में बाहर के और शेयर होल्डर्स को लेके आ रहे हो तो शेयर होल्डर से तो पूछना पड़ेगा। तो इन दोनों में आपका शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन लगता ही लगता है। बट राइट इशू के केस में लगेगा क्या? आपने क्यों ये वाला चीज बोला था यहां पे शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन लगेगा? क्योंकि उनका होल्डिंग डाइल्यूट हो रहा है, उनका होल्डिंग कम हो सकता है, राइट। राइट इशू का तो ऑब्जेक्टिव ही था कि उनका होल्डिंग कम ना हो, राइट इशू तो किया ही जा रहा है उनके उसके लिए। अब कंपनी को कैपिटल चाहिए तो चाहिए, किसी तरीके से तो कंपनी कैपिटल रेज करेगी। अगर कंपनी राइट इशू कर रही है तो यहां पे आपको शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड नहीं। क्यों? बिकॉज अल्टीमेटली मेरे कोई शेयर होल्डिंग चेंज नहीं होने वाला है, मेरे किसी भी शेयर होल्डर के राइट्स अफेक्ट नहीं होने वाले हैं। अगर उनके राइट्स अफेक्ट होते भी है तो वो उनके वजह से होंगे। दे विल हैव दैट चॉइस, दे विल हैव दैट डिसीजन मेकिंग पावर कि उन्हें शेयर्स लेने हैं कि नहीं लेने। कंपनी तो बराबर से सबको राइट्स दे रही है, तो यहां पे शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन नहीं लगता है। बाकी 2 में आपका शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन लगेगा। और क्यों लगेगा ये समझ में आया सबको? पक्का? तो एक बेसिक आइडिया समझ में आया राइट इशू क्या होता है, ठीक है। अब अपने इसमें पढ़ेंगे, सब चीज पढ़ने वाले, ठीक है। बट पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट आईपीओ है, मतलब मोर और लेस सब चीज वही सेम है। तो हम लोगों ने जो इतना दिन आईपीओ ध्यान से पढ़ा ना, अब उसी का आपको एकदम रिपीट में सब चीज दिखने वाला है। क्लियर हुआ सबको? तो राइट इशू क्या होता है वो समझ में आया? बस ये राइट इशू खत्म होगा तो अपने फिर प्रेफरेंशियल इशू करेंगे, ठीक है। एफपीओ तो हो चुका है ऑलरेडी, एंड फिर क्यूआईपी करेंगे अपना आईसीडीआर कंप्लीट, ठीक है। हाँ सही। इसको क्यूआईपी इज डिफरेंट, क्यूआईपी बिकॉज आप एक अलग टाइप के इन्वेस्टर के साथ डील कर रहे हो ना, एक स्पेसिफिक इन्वेस्टर से डील कर रहे हो, तो इसलिए उसके रूल्स अलग बनाएंगे। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब जब आप अपने हिसाब से किसी को भी प्राइवेट, मतलब इट्स नॉट अ पब्लिक ऑफर, इट्स अ प्राइवेट प्लेसमेंट, ऐसा होता है। मतलब जो भी चीज एक प्राइवेट पब्लिक ऑफर नहीं हो, प्राइवेट प्लेसमेंट है, ऐसा टाइप का। राइट इशू अगर वो स्पेसिफिकली एग्जाम किया गया है वो अलग, ठीक है। हाँ, अब वहां पे ना प्राइवेट प्लेसमेंट के एम्बिट में आपने हाउ डू आई एक्सप्लेन, आई एक्सप्लेन टू, ठीक है। ये कर लेते हैं उसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। चलो अब पहले एक बार राइट इशू में आ जाते हैं। अब राइट इशू का यहाँ पे देखो डेफिनेशन दिया गया है, जो हम लोगों ने पढ़ा था वही, ऑफर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज बाय अ लिस्टेड इशूअर टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द इशूअर ऑन द सेड रिकॉर्ड डेट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? आपने अपने शेयर होल्डर्स को, अच्छा एक लिस्टेड कंपनी है तो उसके शेयर्स में तो ट्रेडिंग चल ही रहा है, शेयर्स में ट्रेडिंग चल रहा है ना। अब शेयर्स में जब ट्रेडिंग चल रहा है तो उसके शेयर होल्डर्स तो हर मोमेंट हर डे चेंज हो रहे हैं, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कौन से शेयर होल्डर्स को देना है? तो उसके लिए अपने रिकॉर्ड डेट फिक्स करके रखते हैं। रिकॉर्ड डेट के एंड में जो जो आपके शेयर होल्डर्स थे उन लोगों को आप राइट इशू करने वाले हो। समझ में आया सबको? व्हाट आर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज? हम लोगों ने स्टार्टिंग से स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज पढ़ा है। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होता है या वही बस लिख दिया? नहीं बताया, हम स्टार्टिंग फर्स्ट टाइम ही पूछ रहे। व्हाट आर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज? हाँ, क्लास ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ कोर्स, तो हमको भी पता है। हाउ आर दे स्पेसिफाइड? स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज क्या?
कन्वर्टेबल सिक्योर, नॉन कन्वर्ट। बोनस शेयर्स को एक बार जब वो इशू हो गया, अलॉट हो गया, तो आप डिफरेंटली ट्रीट करते हो क्या? दे आर एज गुड एज सम अदर शेयर्स। एसआर इक्विटी शेयर्स तो मतलब किसी का कोई स्पेशल फीचर है तो स्पेसिफाइड सिक्योरिटी हो जाए। अच्छा, क्या होता है स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज? जिसने आंसर दिया उसको कैश प्राइस। 2 मिनट। ऐसी थोड़ी टीचर बन गए। और मेरे को पता ही आप लोग एक के एग्जीक्यूटिव में था। एग्जैक्टली, तो थोड़ा दिमाग लगाओ। सिक्योरिटीज का डेफिनेशन नहीं पूछ रहे, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का पूछ रहे। ऑनलाइन वालों किसी को आता है क्या स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का मीनिंग? सर्च करके मत बताना। हाँ, इतना पीटेंगे ना हम कैश के अगेंस्ट जो भी सेइंग फंड बेस्ड सिक्योरिटीज एंड नॉन फंड बेस्ड सिक्योरिटीज का। नहीं, फिर कैश प्राइस तो आपका 4 फीट हो जाएगा ना। आई वॉन्ट यू टू विन द कैश। ना ना, अभी ध्यान में एनी सिक्योरिटी जो लिस्ट होंगे। अच्छा, अगर कोई भी सिक्योरिटी जो लिस्ट होता है उसको हम लोग स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज बोलते हैं, तो फिर लिस्टेड सिक्योरिटी या प्रपोज टू बी लिस्टेड सिक्योरिटीज। कॉर्पोरेट फाइनेंस पढ़ रहे अपने, इतना सिक्योरिटीज लॉ पढ़ लिया, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज याद नहीं आ रहा, ये तो बहुत गलत बात है। बट सोच, थोड़ा सा सोच। प्रमोटर के पास का होल्डिंग अगर बात कर रहे हो तो आप प्रमोटर की होल्डिंग उठा के, अगर आप ऑफर दे रहे हो ऑफ प्रमोटर की होल्डिंग टू द शेयर होल्डर्स, तो फिर वो तो ऑफर फॉर सेल हो जाएगा ना। आईपीओ में जो पहले से आ गए सिक्योरिटीज वो वापस थोड़े इशू हो रहे हैं। अच्छा, केवल यहां पे हम लोग ने स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज नहीं पढ़ा है, जस्ट सेइंग। तो आप पिछले वाला निकालना नोट्स अपना, आईपीओ एफपीओ वाले नोट्स लाए हो? हम दिखा दे रहे हैं आईपीओ एफपीओ वाले। अरे सब जगह स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज ही लिखा होता है। नहीं सोचो अभी। अरे कोई भी पेज खोल के देख लो, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। है खोज नहीं रहे। कहाँ गया अपना फर्स्ट वाला पार्ट यार? एक थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है। आईपीओ का डेफिनेशन, अ पब्लिक इशू ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज बाय एन इशूअर कैन बी ईदर ऑन आईपीओ और एन एफपीओ। उसके बाद इट्स अ प्रॉपर डेफिनेशन। ऐ क्या हो रहा? तो फोन क्यों चला रहा है? इक्विटी शेयर्स का ही दूसरा नाम होता है स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, है ना? A particular class of security with special rights. No, Baba, those are superior rights. Equity. No. So basically, specified securities are those listed securities which can be traded in the cash as well as FNO segment. However, unspecified securities are the listed securities which can be traded only in the cash segment. क्या सही था? तो क्या? हाँ, क्या बोला? अरे पगलेट, लिस्टेड सिक्योरिटी 2-3 तरह का होता है, स्पेसिफाइड एंड अनस्पेसिफाइड। समझ आया सबको? मेरा वो कहां चला?
ठीक है, तो स्पेसिफाइड, हाँ बोलिए। क्योंकि वो जो सिक्योरिटीज आप इशू करते हो आईपीओ में, उसको आप कैश एंड ये एफएनओ दोनों में ट्रेड करते हो। ये बोला गया है कि वो जो शेयर्स इशू होने वाले हैं, हाँ आईपीओ वाले जो शेयर्स है उनको तो प्रपोज टू बी लिस्टेड शेयर। ओके, आईपीओ में प्रपोज टू बी लिस्टेड शेयर्स व्हिच कैन बी ट्रेडेड इन कैश एंड एफएनओ सेगमेंट। समझ में आया स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। एनीवे यहाँ का नहीं था, राइट इशू पे वापस आते हैं। तो अब राइट इशू क्या होता है? जब भी कोई भी कंपनी या इशूअर जो लिस्टेड है ऑलरेडी, वो अपने शेयर्स का इशू करती है टू दी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, देन दैट इज नोन एज अ राइट इशू। अब आईसीडीआर रेगुलेशंस की एप्लीकेबिलिटी ऐसे ब्लैंकेट एप्लीकेबिलिटी नहीं है इन ऑल द राइट इश्यूज। आईसीडीआर रेगुलेशंस बोलता है हम सारे इसको राइट इशू को कवर करने वाले, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम सारे राइट इशू को कवर नहीं करेंगे, बट अगेन पूरे राइट इशू में भी वही नाटक चलता है, ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट लाओ, हम उससे सब चीज बैठ के देखेंगे, फिर ऑफ डॉक्यूमेंट बनेगा वगैरह वगैरह। इट्स वेरी टाइम टेकिंग। अब अगर मान लो कोई एक कंपनी आ रही है और बोल रही है कि मेरे को 1 करोड़ का राइट इशू करना है, सेबी के पास इतना टाइम है क्या कि बैठ के 1 करोड़ का वो माथा लगाएगी? अगर आप आके बोलोगे कि मेरे को 1 करोड़ का आईपीओ करना है ना, सेबी माथा लगाएगी, ठीक है। कोई बोलता नहीं, हम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। बट राइट इशू के केस में सेबी उतना माथा नहीं लगाती इतने कम अमाउंट के लिए। क्यों? बिकॉज आप इशू किसको कर रहे हो? शेयर होल्डर्स को ही कर रहे हो ना। शेयर होल्डर्स ऑलरेडी आपकी कंपनी में इन्वेस्टेड है, शेयर होल्डर्स की कंपनी है, तो वहां पे रिस्क फैक्टर बहुत कम हो जाता है। तो सेबी बोलता है कि जहां पे भी आपके राइट इशू का साइज 50 करोड़ से कम का होगा ना, वहां पे आपके ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वगैरह वाला झंझट नहीं करना है। आप डायरेक्टली ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल करो और अपना राइट इशू कर लो, जैसे किया जाता है, ठीक है। अगर 50 करोड़ से ज्यादा का है आपका राइट इशू साइज, तब आप ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वगैरह सब चीज करोगे। वाई? बिकॉज वहां पे जो अमाउंट होता है वो सब्सटैंशियल हो जाता है। 50 करोड़ इज सपोज्ड टू बी वेरी सब्सटैंशियल। अब आप बोलोगे सर वाई 50 करोड़, वाई नॉट 40 करोड़? आई डोंट नो, दैट इज एक लिमिट रखना था, उन्होंने लिमिट रख दिया, मतलब ये कोई पॉइंट नहीं होता, ठीक है। तो 50 करोड़ से ऊपर का अगर आपका राइट इशू हो रहा है, तो सेबी के सारे इंक्लूडिंग ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वाले प्रोविजंस आप पे अप्लाई करेंगे। अगर 50 करोड़ से कम का हो रहा है तो भी आईसीडीआर पूरा अप्लाई करेगा, एक्सेप्ट फॉर द ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वाला प्रोविजन। सेम चीज जब एफपीओ में होता है तो क्या बोलते हैं अपने उसको? फास्ट ट्रैक एफपीओ बोलते हैं। तो भाई जैसे वो फास्ट ट्रैक एफपीओ हो गया, इसको आप फास्ट ट्रैक राइट इशू बोल दो अगर 50 करोड़ से नीचे का है। समझ में आया सबको? ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि 50 करोड़ से नीचे का और राइट इशू कर रहे हो तो वहां पे आईसीडीआर लगेगा ही नहीं। लगता है आईसीडीआर, ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वाला कुछ नहीं होता। आप ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल करते हो, अपना वो इशू पीरियड स्टार्ट करते हो और फिर जैसे आराम से जल्दी से हो जाता है वैसे करते हो। समझ में आया सबको? सो दिस इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ क्या बोलते हैं आईसीडीआर ऑन राइट्स इशू। क्लियर हो सबको? अब फटाक से अपने एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड जनरल कंडीशंस देख लेते हैं। यहीं पे आज हम लोग रुक जाएंगे। पूरा का पूरा सेम है जो हम लोगों ने पढ़ा था, इनफैक्ट आईपीओ एफपीओ से कम ही है। अब एलिजिबिलिटी कंडीशन देखो, कोई भी कंपनी राइट इशू करने के लिए कब एलिजिबल होती है? फर्स्ट, जब वो कंपनी, उसके प्रमोटर ग्रुप या डायरेक्टर्स आर नॉट डीबार्ड फ्रॉम द कैपिटल मार्केट। ये नेगेटिव लिस्ट है, तो यहां पे बोला गया कि अगर इनमें से एक भी पॉइंट आपके ऊपर लग जाता है तो आप डीबार हो जाते हो। ये एलिजिबिलिटी नहीं, एक्चुअली ये इनएलिजिबिलिटी है, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन है, यहां पे लिख लो इनएलिजिबिलिटी, ठीक है। तो पहला इनएलिजिबिलिटी क्या है? जब कंपनी के प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप का कोई पर्सन या डायरेक्टर्स, अगर इनमें से कोई भी ऐसा इंसान होता है जो सिक्योरिटीज मार्केट को एक्सेस करने के लिए डीबार्ड है सेबी के द्वारा, तो आपकी कंपनी फिर नहीं कर सकती। चलो, मेरा प्रमोटर डीबार्ड नहीं है, बट मेरे प्रमोटर के द्वारा प्रमोट किया गया दूसरा कंपनी डीबार्ड है, तो हम भी डीबार हो जाएंगे। मेरा डायरेक्टर डीबार्ड नहीं है, बट मेरा डायरेक्टर किसी और कंपनी में डायरेक्टर है और वो कंपनी डीबार्ड है, तो हम भी डीबार हो जाएंगे। सेम प्रोविजन जो वहां पे भी था। तो पहला होता है अगर आप खुद डीबार हो, दूसरा आप खुद डीबार नहीं हो बट आपके प्रमोटर का दूसरा बच्चा डीबार्ड है या आपके डायरेक्टर का दूसरा कंपनी डीबार्ड है, तो इन दैट केस ऑल्सो आप डीबार हो जाते हो, ठीक है। एंड लास्ट, अगर आपका प्रमोटर और डायरेक्टर इन ये कोई भी तरीके से एक फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है, तो अगर वो भगौड़ा है तो भी आप डीबार हो जाओगे। ये तीनों पॉइंट्स अपने पढ़े हुए, कुछ भी नया नहीं है इसमें। विलफुल डिफॉल्टर भी नीचे, जनरल कंडीशन से विलफुल डिफॉल्टर का एक पॉइंट है, ठीक है। चलो अब आते हैं जनरल कंडीशंस में। पहला कंडीशन, जब भी किसी भी कंपनी को अपना राइट इशू करना होता है तो बेसिकली यू आर इशूइंग न्यू शेयर्स। These shares will have to get listed on the stock exchange। तो पहले आप स्टॉक एक्सचेंज से जाके क्या लेके आओगे?
इन प्रिंसिपल अप्रूवल। ये याद रखना, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप किसी कंपनी ने एक बार अप्रूवल ले लिया तो जरूरी है कि आगे जाके जितना इशू करेगा वो सारे शेयर्स एक्सचेंज पे जाएंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको हर इशू के पहले जाके स्टॉक एक्सचेंज से बोलना पड़ता है कि ब्रो हम एक नया इशू लेके आ रहे हैं, हम और शेयर्स मार्केट में लेके आ रहे हैं, प्लीज मेरे को इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दो। तो यहां पे भी आप नए शेयर्स लेके आ रहे हो मार्केट में, तो आपको इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना पड़ेगा फ्रॉम वन और मोर स्टॉक एक्सचेंजेस, ठीक है। एंड किसी एक एक्सचेंज को डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज की तरह आपको सिलेक्ट करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज? रिलायंस इज लिस्टेड विथ एनएसई एंड बीएसई बोथ, तो दोनों उसके लिए डेजिग्नेटेड हो गए। डेजिग्नेटेड एक ही होता है, तो क्या होता है? हाँ, अरे तो आईपीओ ऐसा तब भी तो चूज ही करते हो। डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज का क्या इंपॉर्टेंस होता है? नाउ सुनो, तो हम चूज करते हैं, ठीक है, मतलब द कंपनी चूजेस दैट। नाउ एक चीज ऐसा मैटर ऑफ रूल याद रखना, ठीक है, ये जनरली हम सीआर में बताते थे एसएसटी के टाइम पे, बट हम आपको अभी बता दे रहे। कभी भी अच्छा, कंपनी को बहुत सारे फाइलिंग्स करने होते हैं सेबी में। हाँ हाँ, तुम जो बोला सही है, कभी को बहुत सारे कंपनी को बहुत सारे फाइलिंग्स करने पड़ते सेबी के पास। अच्छा हम कैश, ठीक है। नाउ कभी भी ना कंपनी डायरेक्टली सेबी के पास नहीं जाती है, चीज हमेशा याद रखना। कंपनी को कोई भी फाइलिंग करना होगा ना, कंपनी मर्चेंट बैंकर के थ्रू स्टॉक एक्सचेंज के पास देगी वो डॉक्यूमेंट, एंड स्टॉक एक्सचेंज वो डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करता है सेबी के पास। और ये आप किसी भी उसमें ले लो, ठीक है, कोई भी लिस्टेड कंपनी को कोई भी फाइलिंग करना है ना, दे नेवर गो टू सेबी डायरेक्टली। सेबी के पास इतना टाइम नहीं है कि इतने लिस्टेड कंपनी सबसे डील करती रहेगी। दोज कंपनीज विल गो टू अ स्टॉक एक्सचेंज एंड दैट स्टॉक एक्सचेंज विल फॉरवर्ड दैट एप्लीकेशन टू सेबी। That one stock exchange through which you send your application is your designated. तो इतने सारे स्टॉक एक्सचेंज में आप लिस्टेड बहुत जगह हो सकते हो, बट एक स्टॉक एक्सचेंज को आपको सिलेक्ट करके रखना पड़ेगा कि मेरा जितना भी कॉन्वर्सेशन होगा विद सेबी वो सब इस स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होगा। देन दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेजिग्नेटेड। समझ में आया? क्लियर? तो अभी राइट इशू के टाइम पे इसको बहुत सारे वो करने पड़ेंगे, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा सेबी के साथ। तो उस राइट इशू के लिए दे हैव टू सिलेक्ट वन डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। दूसरा, जितने भी पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर्स थे इफ एट ऑल, वो या तो सारे फुल्ली पेड अप हो गए या भी फोरफीट हो चुके हैं। मोस्टली ये होता ही नहीं है कि कोई पार्टली पेड अप शेयर्स बचे हैं, बट अगर बचे हैं तो उसको फुल्ली पेड अप कर लो, नहीं तो फोरफीट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट, फर्म फाइनेंशियल अरेंजमेंट बाय वेरीफाइबल मींस कि इसमें 75% ज्यादा आपने जुगाड़ करके रखा है। इसका मतलब क्या होता है? देखो, अगर मान लो ये पर्टिकुलर मेरा प्रोजेक्ट था, इस प्रोजेक्ट में 500 करोड़ लगने वाला था, हमने बोला कि 100 करोड़ हम राइट इशू के थ्रू उठाएंगे एंड बचा हुआ 400 करोड़ हम अदर सोर्सेस के थ्रू लेके आएंगे, ठीक है। अब मान लो अगर आपका राइट इशू सक्सेसफुल हो गया, आपने अपने शेयर होल्डर से 100 करोड़ तो ले लिया और आगे जाके ये 400 करोड़ नहीं अक्वायर कर पाए, तो क्या ये ट्रांजैक्शन चला पाएगा या क्या आप ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अचीव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। 500 करोड़ का काम 100 करोड़ में तो हो नहीं सकता। अच्छा, अब लेकिन 100 करोड़ तो आपके पास आ गया था, तो कंपनी मिसयूज कर लेगी इसको, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो हम क्या बोलते हैं, कभी भी आप किसी एक प्रोजेक्ट को अगर फंड कर रहे हो पार्शियली बाय योर इशू अमाउंट, जो इशू का पैसा है, एंड पार्शियली बाय अदर सोर्सेस, तो अदर सोर्सेस का जो भी पैसा है उसमें से एटलीस्ट 75% का अरेंजमेंट हो चुका होना चाहिए। तो मतलब 400 करोड़ का 75% कितना होता है? 300 करोड़। तो आपको दिखाना पड़ेगा कि 100 करोड़ हम राइट इशू से ले रहे हैं अपना, 400 करोड़ हम अदर सोर्सेस से लेने वाले थे, जिसमें से 300 करोड़ का जुगाड़ ऑलरेडी हो चुका है, मेरा लोन अप्रूव हो चुका है या मेरे डिबेंचर्स अप्रूव हो चुके हैं। कहीं से भी जिस भी जगह से आप 300 करोड़ लाने वाले थे, आपका उस 300 करोड़ का जुगाड़ हो चुका है, ये आपको दिखाना पड़ेगा। डेट कंपोनेंट सिग्निफिकेंट अमाउंट हो तो यहाँ पे तो या सेइंग अगर उल्टा होगा 400 करोड़ होगा तो उसमें 75 करोड़ का दिखा दो आप। नहीं तो फिर 75 करोड़ ही ना, छोटा ही अमाउंट है ना, उसका तो फॉर्म अरेंजमेंट हो सकते हैं, कहीं से भी करके दिखा दो ना। क्योंकि अगेन कौन सा अमाउंट किस पर्पस के लिए ज्यादा है या कम है, इट इज वेरी डिबेटेबल, राइट। हो सकता है कोई प्रोजेक्ट ऐसा हो जिसमें आपके पास 50% पैसा भी आ गया ना, यू कैन स्टार्ट विद द प्रोजेक्ट। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जहां पे जब तक 95% पैसा नहीं आया, यू कांट स्टार्ट विद इट। तो प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो हम लोग ने बोलते हैं नथिंग डूइंग, जो भी आपका एडिशनल पैसा कोई और सोर्स से आने वाला है उसमें से एटलीस्ट 75% का जुगाड़ हो चुका हूं। सेम क्लॉज हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा था। चलो नेक्स्ट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस का कितना से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए? 20
जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस 25%, ठीक है। अब अगर मान लो आपके उसमें कोई भी अनआइडेंटिफाइबल इन्वेस्टमेंट है तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एंड अनआइडेंटिफाइबल इन्वेस्टमेंट मिला के 35% से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है ही नहीं, केवल अनआइडेंटिफाइबल इन्वेस्टमेंट्स है, तो उसका लिमिट भी 25% है। ये हम आईपीओ के टाइम नहीं पढ़े थे, बट होता वहां पे भी है, ठीक है। तो याद रखना, केवल जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस 25%, केवल अनआइडेंटिफाइबल इन्वेस्टमेंट्स 25%, बट अगर दोनों है तो मिला के 35%, इतना ही हो सकता है। समझ में आया सबको? ठीक है। और विलफुल डिफॉल्टर वाला पॉइंट यहां पे आ गया। अगर मान लो आईपीओ के टाइम पे तो हम लोग क्लियर कट बोलते हैं कि अगर तुम्हारे प्रमोटर्स डायरेक्टर्स विलफुल डिफॉल्टर्स है ना, तो तुम आईपीओ कर ही नहीं सकते हो। बट राइट इश्यू के टाइम पे हम लोग बोलते नहीं है। क्यों? बिकॉज तुम्हारे जो प्रमोटर्स है उन्हें भी तो राइट्स मिलने वाले। तो एक काम करते हैं, उनको फंसा लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे हमने बोला अगर आपका प्रमोटर या डायरेक्टर विलफुल डिफॉल्टर है, ठीक है, तो इन दैट केस प्रमोटर्स भी शेयर होल्डर्स है, प्रमोटर्स को भी राइट्स मिलेंगे। अब राइट जिसको जिसको मिलता है उसके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं? एक्सेप्ट करो, रिजेक्ट करो या रिनाउंस करो, ये तीनों राइट्स मिलते हैं सारे शेयर होल्डर्स को। अगर मान लो आपके प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स विलफुल डिफॉल्टर है तो प्रमोटर को राइट्स मिलेंगे, बट वो उसको रिनाउंस नहीं, ठीक है, उसको राइट एक्सरसाइज ही करना पड़ेगा। ठीक है, रिनाउंस करना है तो किसके फेवर में कर सकते हो? आपके प्रमोटर ग्रुप में कोई दूसरा बंदा है ना, उसके फेवर में कर सकते हो। मतलब प्रमोटर्स आपस में रिनाउंस कर सकते हैं, बट बाहर किसी को भी रिनाउंस नहीं कर सकते। क्यों? अगर आपने ऐसा क्लॉज बना दिया तो मतलब प्रमोटर ग्रुप तो फंस गई। राइट इश्यू कर रहे हो तो उन्हें भी राइट मिलेगा, उन्हें राइट मिलेगा और वो उसको रिनाउंस भी नहीं कर पाएंगे, उन्हें लेना ही पड़ेगा वो शेयर। समझ में आया? तो अगर उन्हें खुद भी शेयर्स लेना है तो वो कभी इशू के साथ मस्ती नहीं करेंगे। मेरे को जब पता है ना कि मेरा भी पैसा फंसने वाला है इस इशू में, तो हम मस्ती करेंगे क्या उसके साथ? नहीं करेंगे। तो हम लोगों ने विलफुल डिफॉल्टर में ये क्लॉज डाल दिया कि अगर मान लो किसी भी केस में योर इशू प्रमोटर और डायरेक्टर्स दोनों में से कोई भी विलफुल डिफॉल्टर है, अब प्रमोटर तो हर समय आपका शेयर होल्डर रहेगा ही रहेगा, डायरेक्टर रह सकता है क्या? हो सकता है ना, डायरेक्टर शेयर होल्डर नहीं है तो हम डायरेक्टर को तो फंसा नहीं सकते। तो हमने डायरेक्टर के लिए भी किसको फंसा के रखा है? प्रमोटर को, कि मान लो मेरा कोई डायरेक्टर भी अगर विलफुल डिफॉल्टर है ना, प्रमोटर तुम ही फंसोगे। क्यों? तुम प्रमोटर हो, तुमको जब पता था ये बंदा विलफुल डिफॉल्टर है, तुमने उसको कंपनी में रहने क्यों दिया? एज अ डायरेक्टर निकालना चाहिए था ना। तो अगर तुमको इतना प्यार है उससे, तो लो उसकी हरकतों के लिए हम तुम्ही को फंसा रहे हैं। तो विलफुल डिफॉल्टर का समझ में आया? इफ द प्रमोटर और डायरेक्टर्स ऑफ द इश्यूअर आर विलफुल डिफॉल्टर्स, देन द प्रमोटर एंड द प्रमोटर ग्रुप, the company can make a right issue. Promoter and promoter group being shareholders will get those rights, but they cannot renounce their rights. They will have to exercise their rights. Reject भी नहीं कर सकते. They have to exercise their rights. समझ में आया सबको? और अगर मान लो ऐसा है कि नहीं, एक प्रमोटर को नहीं लेना है, रिनाउंस कर सकते हो किस तक? प्रमोटर ग्रुप के अंदर ही खेल सकते हो। मतलब मेरे प्रमोटर ग्रुप को उतने शेयर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। समझ में आया क्यों रखा गया ये ऑब्जेक्टिव इसके पीछे का? समझ में आया? पक्का? ठीक है, चलो। तो ये था आपका एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर मेकिंग अ राइट्स इशू। अब फटाक से इसका चार्ट बना लेना। यहाँ बनाओ बनाओ। नोप्स दोनों 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 बना रहे, मत देखा कर, बना दे रहे हैं। चलो, राइट्स इशू का पहला इनएलिजिबिलिटी है। पहला कौन कौन? इश्यूअर, प्रमोटर, डायरेक्टर, नॉट बार्ड बाय सेबी। अच्छा, इन नॉट नहीं आएगा। पहला कंडीशन इज प्रमोटर डायरेक्टर इश्यूअर डी बार्ड बाय सेबी। प्रमोटर डायरेक्टर पर
ठीक है, अब नेक्स्ट लिखते हैं कंडीशन। पहला कंडीशन क्या था? और साथ साथ में क्या करना पड़ता है? प्लस लास्ट हाँ, मतलब डिनाउंस रिजेक्ट एक ही बात हिसाब से हम लोग लिखते हैं, मतलब उसका पार्टी दो, 32 है तो हम उसको बात सुनो। पहले कहाँ क्लास तो पार्टी दो, वहां से बोल रहा, कब आ रहा है ये? आ रहा, वहीं रुक जा। तुम्हारा अभी तो बनता भी नहीं था पार्टी, अभी जो हम दिए थे, और उसके पहले वाला तेरे बदले में दूसरे लोग खा चुके हैं। नहीं, उस दिन बेचारे लोग कितने लोग, 7 ही लोग थे ना, फिर बाकी 5 ही थे। कौन कौन? परदीन नहीं था। हाँ, तो तुम लोग 5 और इशू 6 तो। नो नो नो, हाँ कहाँ, ये 25 है, ये 2 है, ये भी 2 है। अब से लग रहा है तुम लोग का हैंड राइटिंग देखे कैसा लगता होगा? हाँ, तेरी तो अच्छी है एक्चुअली, चतुर। चलो हो गया, यहीं रुकते हैं आज। कल फिर ये जो बाकी के चिंदी चिंदी टॉपिक्स है ना, वो सब देख लेंगे। मेजर पोर्शन ऑफ राइट्स इशू कल खत्म हो जाएगा, ठीक है भाई। आज 10th लेक्चर हो गया आईसीडीआर, 11, 12, 14 लेक्चर्स लगे, मतलब ये वीक चलेगा आईसीडीआर पूरा। चलिए बॉयज एंड गर्ल्स, मतलब आई एम ट्राइंग कि इस वीक में खत्म हो जाए, यही वीक तो चलेगा ही चलेगा टाइप वाला सीन है। चलिए बॉयज एंड गर्ल्स, तो आज का लेक्चर को अपनी यहीं पे करते हैं खत्म। आप सबसे मिलेंगे हम कल सेम टाइम सेम प्लेस, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।